हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 15 हमारे चारों ओर की वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर की वायु। अध्याय 9 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि वायु दिखाई नहीं देती है, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव हमें हो सकती है। अध्याय 9 में हमने सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु देखा है? नहीं देखा होगा क्योंकि वायु कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका हम अनुभव अनेक तरीकों से कर सकते हैं। जैसे जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है, सूखने वाले कपड़े जो होते हैं वो इधर उधर घूमने लगते हैं, पंखे के चालू होने पर जो खुली पुस्तक के पृष्ठ है वो आवाज करने लगते हैं, पलटने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपने अध्याय 5 की क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत के बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु से अधिक प्रभावी होती है। निष्पावन में क्या किया था कि जैसे कि हमने गेहूं के दाने होते हैं उनको हवा, जहाँ पे हवा चल रही होती है वहां पर हमने उड़ाया था उनको, तो जो भारी दाने थे वो नीचे गिर गए थे, जो धूल की मिट्टी के कण थे या फिर भूसा था वो आगे बह गया था। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ कर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? देखो, इस तरह की बहुत सारी फिरकियां होती है जिनसे बच्चे अक्सर खेलते हैं। फिरकी घूमने का क्या कारण होता है? फिरकी हवा के कारण ही घूमती है। अगर वायु नहीं होगी तो फिरकी नहीं घूमेगी। क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? वात सूचक हवा की दिशा बताने वाला इस तरह का एक चिन्ह होता है जिसमें तीर की तरफ मुर्गे का चेहरा होता है। इसके अंदर कोई भी आकृति हो सकती है, तो जैसे ही वायु चलती है ये हवा की दिशा को बताता है, इसे वात सूचक कहते हैं। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? आपने मुट्ठी बंद कीजिए, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं, लेकिन अगर हम पता लगाए तो इसके अंदर क्या होती है? वायु होती है। तो चलिए क्रियाकलाप नंबर 2 करके देखते हैं। कांच की एक खुली खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए, इसके अंदर कुछ है? नहीं, ऐसे भी हमें नहीं पता लगता। लेकिन हमें कांच की खाली बोतल लेनी है, उसको हमें देखना है, कुछ नहीं होता। उसका हम उल्टा कर लेते तो उसमें से कुछ नहीं गिरता है। लेकिन अगर खाली बोतल को हमने जल के अंदर थोड़ा सा ढीला किया तो क्या होगा? जल इसके अंदर भरने लगेगा और वायु के बुलबुले बाहर निकलने लगेंगे। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि खाली बोतल के अंदर भी क्या होती है? वायु भरी रहती है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है, यह हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। तो ये वायु के कुछ गुण बताए गए हैं। क्या क्या है? एक तो वायु स्थान घेरती है, इसी वजह से तो बोतल के अंदर है वो। वायु स्थान घेरती है, चारों ओर उपस्थित होती है, वायु में कोई रंग नहीं होता, इसके आर पार भी हम देख सकते हैं, इसलिए ये पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई रहती है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से लेकर कई किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल में रहता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चलते चले जाएंगे, पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों पर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगी? वायु की मात्रा कम होगी, और जैसे जैसे वायु की मात्रा कम होगी तो फिर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कम हो जाएगी। इसी वजह से जो पर्वतारोही होते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अब देखो, वायु किससे बनी होती है? वायु क्या है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण होती है। यह कोई एक पदार्थ नहीं होती कि वायु है। वायु के अंदर क्या होते हैं? अनेक प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? आइए पता लगाते हैं। जैसे कि जलवाष्प हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। देखते हैं क्या क्या होता है वायु के अंदर। जलवाष्प, हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। फिर आ जाता है हमारा क्रियाकलाप नंबर 3। तो क्रियाकलाप 3 में हमें क्या करना है? एक मेज के ऊपर हमें 2 मोमबत्तियां चिपका देनी है। एक मोमबत्ती को हमें कांच के गिलास से ढक देना है। तो जैसे ही कांच के गिलास से हम इसको ढक देंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये मोमबत्ती जो ढकी हुई थी वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही
कोई चीज वस्तु जलती है। जैसे ही इस गिलास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ये मोमबत्ती बुझ जाती है। तो पहला घटक हो गया हमारा जलवाष्प, दूसरा घटक हो गया वायु का ऑक्सीजन, अब आता है नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष बच जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रयोग हो रही लेकिन उसके अलावा भी तो काफी सारी चीजें रहती हैं। यह सूचित करता है कि वायु में कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का यह बड़ा भाग जो जलने में सहायक नहीं होता क्या होता है, नाइट्रोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। जैसे अगर कोई किसी रूम में हीटर या अंगीठी जली हुई है तो उसके अंदर फिर घुटन महसूस होने लगती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्रित होने के कारण उत्पन्न होती है। अगर किसी कमरे के अंदर कोई अंगीठी या फिर कोई आग लगा रखी है थोड़ी बहुत गर्मी, सर्दियों के दिनों में गर्मी पाने के लिए, तो उससे क्या होती है वहां पर कुछ समय में घुटन महसूस होने लगती है। वो किसके कारण, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन वहां से प्रयोग हो जाती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष में सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। क्योंकि जलने के बाद क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। धूल तथा धुआं, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। तो जितने भी हमारे धुएं के या फिर धूल के कण होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षी के बिल्कुल नजदीक ले जाती है, तो ये भी हानिकारक ही होते हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4, अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे और पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दे। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोले, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली झिर्री या पतली लाइन के द्वारा अंदर कमरे में आता हुआ दिखाई दे। अंदर आते सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। तो आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं। जैसे ही इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे से कण इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी छेद में से हमें प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, किसके कारण दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश का पथ है वो वहां पर उपस्थित धूल के कणों के कारण दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली प्रकाश नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर बीच में यहाँ पर धूल के कण है तो उनके ऊपर से आता हुआ ये प्रकाश हमें दिखाई देगा। जो ये चमकीले कण छोटे छोटे इसमें घूमते रहते हैं, क्या है, ये धूल के कण होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कण हमारे श्वास तंत्र में जाने से रोकने के लिए नाक में हमारे छोटे छोटे बाल व श्लेष्मा उपस्थित होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो धूल के कण है वो हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपके मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? क्यों? जो भी बहुत बार क्या होते हैं, टीचर या फिर आपके जो मम्मी पापा होते हैं कहते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर कोई बाल नहीं होते हैं या फिर कोई श्लेष्मा की झिल्लियां नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी धूल के कण होते हैं सीधे ही हमारे फेफड़ों तक चले जाते हैं। लेकिन अगर हम नाक से सांस लेंगे तो वो जो हवा होती है वो वहां से छनकर जाती है और शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। इस वजह से हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस लेने से बचना चाहिए। जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है कि पुलिस कर्मी, ये ट्रैफिक पुलिस वाला है जिसने यहाँ पर मास्क पहना है। मास्क पहनने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर वाहनों का बहुत ज्यादा धुआं होता है, तो धुएं की वजह से प्रदूषण हो जाता है। ये प्रदूषण इसके नाक में, इसके फेफड़ों में न चले जाए, इससे बचने के लिए इसने मास्क पहना है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान रहते हैं। जल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें का मिश्रण रहता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है, मतलब अलग अलग स्थान पर थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। वायु में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा लगभग प्रत्येक स्थान पर लगभग समान ही रहती है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधिकतर जो भी वायु का भाग है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ही बना है। तो सबसे ज्यादा क्या है, वायु में नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है और उससे कम फिर अन्य गैसें हैं। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में जो 99% वायु का भाग है वो कौन बनाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, और शेष 1% वह कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, जलवाष्प का होता है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? क्रियाकलाप नंबर 5, किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए।
देखिए जैसे ही पानी उबलने लगता है तो उससे थोड़े से पहले क्या होता है, नीचे की तरफ बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ बुलबुले इकट्ठे हुए क्या है, ये जल में उपस्थित वायु होती है, जो बुलबुले के रूप में गर्म होने पर अलग हो जाती है। तो जो समुद्र में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव है, इसे घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग या वायु का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा क्रियाकलाप नंबर 6। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? हाँ, देखेंगे। ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु होती है। तो देखिए, जैसे कि अगर हमने एक बीकर के अंदर मिट्टी का ढेर लगा लिया, तो मिट्टी के ढेर के ऊपर फिर हमने एकदम से इसके अंदर ऊपर तक पानी भर दिया, तो थोड़ी देर में देखेंगे इसके अंदर से बुलबुले निकल निकल कर बाहर आने लगते हैं। बुलबुले क्या संकेत करते हैं कि मिट्टी के अंदर भी वायु उपस्थित होती है। जो जमीन में रहने वाले जीव है वो इसी हवा का प्रयोग या इसी वायु का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान या फिर छिद्र बना लेते हैं, जिसको कहते हैं ना कि गुफा बना रही। वहाँ पर छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने की जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो जो ये छिद्र होते हैं छोटे छोटे से, या फिर जो गुफाएं बनी हुई होती है, इनके अंदर पानी भर जाता है, जिससे जीवों को सांस लेने में परेशानी होती है और उन्हें सतह पर आना पड़ता है। इसी वजह से बारिश के समय जो केंचुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि जितने भी सजीव होते हैं लगभग सभी सजीव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे भी थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वे? पेड़ पौधे भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं बदलती। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, उससे ज्यादा मात्रा में वे क्या है, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें हम देखो कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और मनुष्य और या फिर अन्य जो जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन को प्रयोग करते हैं। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ ही जीवित रह सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी है? मतलब ये तो क्या है कि सांस लेना या फिर जितने भी जीव है उनके जीवन के लिए है। क्या इससे अलग वायु के उपयोग होते हैं? चलिए देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा पवन चक्की। पवन चक्की क्या होता है? पवन चक्की एक इस तरह का उपकरण होती है जिसके ऊपर इस तरह के पंखे लगे रहते हैं। ये पंखे मोटर से न घूम के वायु से घूमते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ जितने हम ऊपर जाएंगे वायु की बहाव होगा वो थोड़ा तेज होगा। जैसे ही इनमें से वायु होकर गुजरेगी ये ऐसे अपनी दिशा के साथ में इस तरह से घूमने लगता है। तो घूमने की वजह से क्या होता है, ये घूमेगा नीचे, इससे क्या होता है, मोटर चलेगा और मोटर के अंदर चक्की घूमेगी जिसके अंदर हम उससे आटा पीस सकते हैं या कोई भी अन्य कार्य कर सकते हैं। पवन चक्कियों का प्रयोग अक्सर ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर वायु की गति तीव्र होती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है एवं ये विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में प्रयोग होती है, फिर सहायता करती है। क्योंकि अगर वायु नहीं होगी तो फिर हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकते। पैराशूट भी हवा के सहारे ही इधर से उधर जाते हैं। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वायु नहीं होगी तो जलवाष्प बादल नहीं बनाएगी। अगर वायु नहीं होगी तो ना जलवाष्प होगी ना ही बादल बनेंगे। अब आ जाते हैं पाठ के कुछ प्रमुख शब्द। वायुमंडल। वायुमंडल जितने भी हमारे आसपास का, जितने भी हमारे आसपास उपस्थित जो कुछ भी है वो सब हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायु जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, हम रह रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, वो वातावरण सारा हमारा वायुमंडल है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो हम श्वसन के द्वारा बाहर छोड़ते हैं तथा पौधे इसको श्वसन में प्रयोग करते हैं। वायु की संरचना। वायु का लगभग 99% भाग नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से बना है तथा शेष
कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प व अन्य पदार्थों से बना होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक गैस होती है जिसका मनुष्य व अन्य जीव सांस लेने में या श्वसन में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो वायु का अधिकतर भाग बनाती है। धुआं धुआं गैसों का ऐसा समूह होता है जो जलने के बाद उत्पन्न होता है। पवन चक्की एक ऐसा उपकरण है जो वायु के बहाव से चलता है, जिसका उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने या फिर बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। अब आता है पाठ का सारांश। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हवा बहती है, हमें हवा लगती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जंगे घेरती है, हमने प्रयोग करके देखा था बोतल वाला। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा अन्य गैसों का मिश्रण है। इनमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर आ जाते हैं अभ्यास के कुछ प्रश्न। वायु के संघटक क्या है? तो वायु के संघटक क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूल मिट्टी के कण व अन्य गैसें। वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक होती है। आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मोमबत्ती वाला प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम 2 मोमबत्ती को जलाएंगे। एक के ऊपर हम कांच का गिलास रख देंगे, तो थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि कांच के गिलास जिसके अंदर वायु जानी बंद हो गई, वहाँ पे मोमबत्ती बुझ जाती है और बाहर वाली मोमबत्ती जली रहती है। तो ये सिद्ध करता है कि जलने के लिए वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई रहती है? इसके लिए हम जल को गर्म करेंगे। जल गर्म होना शुरू हो जाता है, उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं कि वायु में जल घुली रहती है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई का ढेर जल में इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि जल में जाने से जो जितने भी उसकी खाली जगह होती है, जहाँ पर वायु भरी रहती है, वहाँ पर जल आ जाता है और उसको इकट्ठा कर देता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो कौन कौन से क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव होते हैं? आग लगना, कपड़ों का सूखना, श्वास लेना, पवन चक्की इत्यादि का चलना। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे से किस प्रकार सहायता करते हैं? तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसी के विपरीत जो जंतु होते हैं वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसलिए वे एक दूसरे के सहायक होते हैं। अध्याय नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।